नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। की स्टडी विद श्लोक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड लगभग रीजनिंग की पूरी सीरीज मिल रही है और साथ ही साथ यूपी स्पेशल और राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ विशेष तथ्य दिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी यूपी स्पेशल की सीरीज भी साथ में चल रही है। तो आज जो हम टॉपिक जिसका डिस्कशन करेंगे वो है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में पार्ट 2। उत्तर प्रदेश विशेष पार्ट 2 की बात इसलिए करते हैं क्योंकि यूपी स्पेशल से रिलेटेड आपका जो रिसेंटली अभी है वो आपका लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है। यूपी लेखपाल का एग्जाम आपका लगा हुआ है, तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की विशेष सीरीज चलाई जा रही है। यूपी स्पेशल की सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आपका लेखपाल का पेपर होगा उसमें आपके यूपी से रिलेटेड लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, टोटल 25 नंबर का आना है, लेकिन 25 नंबर में 12 से 15 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल से मिलेंगे। तो यूपी स्पेशल इसलिए है क्योंकि यूपी विशेष इसके अलावा ग्रामीण परिवेश का है, लेकिन जो मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश विशेष है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज में अगर बात करते हैं लेखपाल की, तो लेखपाल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें आपका यूपी से आपका यूपी का जो भौगोलिक इतिहास है, अगर भौगोलिक इतिहास की हम बात करें, भौगोलिक इतिहास, तो यूपी का जो भौगोलिक इतिहास है इसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको पार्ट 1 जो आपका इससे पूर्व में आपका लेक्चर हुआ था, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक इतिहास है कैसा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश का पूर्वी पश्चिमी जिला जनपद कौन कौन सा है, पूर्वी पश्चिमी उत्तर और दक्षिण आपके इस जनपद बताए गए थे। और जनपद से रिलेटेड आपकी जो प्रमुख सीमाएं थी, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से और कितने देशों से छूती है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से छूती है, तो टच करके जो होती है। तो ये थी विशेष बात। अब इसके बाद जब बात करते हैं, देखिए यहां तक हमारी बात हुई थी पूर्व की क्लास में कि उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक इतिहास के बारे में जानकारी थी। अब भौगोलिक इतिहास के साथ साथ मैंने आपको जो जानकारी दी थी उसमें आपकी राजधानी कब आपकी लखनऊ राजधानी बनी हुई थी, इन संबंध में सभी जानकारी आपको दी गई। अब अगर आज के क्लास की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष सीरीज 2 में, तो उत्तर प्रदेश विशेष सीरीज 2 में अगर हम बात करें तो उस क्लास को कंटिन्यू रखते हुए वहां से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जब हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी बन जाती है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी बनने के बाद सबसे पहले जो बात आती है वो आती है आपके राजकीय भाषा की। तो राजकीय भाषा की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में राजकीय भाषा कुछ लोग कहते हैं कि जो है हिंदी है और कुछ लोग कहते हैं उर्दू है, जबकि अगर ठीक मानने में देखा जाए तो आपकी हिंदी राजकीय भाषा प्रथम है और उर्दू राजकीय भाषा द्वितीय है। प्रथम और द्वितीय क्यों है? क्योंकि जब अपना भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय आपकी ज्यादातर जो है उस समय ज्यादातर प्रांत होते थे, तो प्रांतों में कुछ प्रांतों को मिला करके, जैसे यूपी भी आपका लगभग 5 प्रांतों को मिला करके बनाया गया था और 5 प्रांतों में जो है पूर्वी, अवध और आगरा, पश्चिमी, इस तरीके से मिला करके लगभग 5 प्रांत थे और उन 5 प्रांतों को मिला करके उत्तर प्रदेश का निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश एक राज्य बनाया गया था और 24 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से इसको मनाया जाता है कि, और आपका जो यूपी दिवस होता है उत्तर प्रदेश दिवस भी जो मनाया जाता है वो आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये पूरे की क्लास में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब बात करते हैं राजकीय भाषा की। तो जो हमारी राजकीय भाषा थी, पहली राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा, तो जो प्रथम राजकीय भाषा थी, प्रथम राजकीय भाषा थी हमारी हिंदी। ये हिंदी कब चल रही थी? ये हिंदी अगस्त 1947, जब अगस्त 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ये भारत देश आजाद हुआ था जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, पूरी तरीके से अंग्रेजों के चंगुल से छूटे थे, तो 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के आजादी की घोषणा की गई और हम लोग आजाद हुए। लेकिन अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य की, तो अगर उत्तर प्रदेश राज्य है तो यूपी में ज्यादातर आपने देखा होगा कि या तो अवधी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, और अगर आप वेस्ट की साइड बढ़े, मतलब पश्चिमी प्रांत में बढ़े, मथुरा साइड में, तो वहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा आपको व्रज भाषा इसका भी जिक्र मिलता है। लेकिन ये केवल उत्तर प्रदेश की बात थी, जबकि जो देश है हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, तो कुछ प्रांतों में वहां पर कुछ जगह तमिल और कुछ जगह तेलुगु, इस तरीके इसकी भाषा बोली जाती थी दक्षिण में।
लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश में बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर 1947 से उत्तर प्रदेश की पहली आधिकारिक जो पहली राजकीय भाषा थी वो हिंदी थी। वो पूर्ण रूप से हिंदी सभी लोग बोलते थे, तो इसलिए ये अक्टूबर 1947 से हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा बनाया गया। लेकिन प्रथम राजकीय भाषा तो बना दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों में विद्रोह हुआ कि हम उर्दू में बात करते हैं तो फिर ये हम हिंदी कैसे बोलेंगे, कैसे सीखेंगे। तो इसके लिए 26 जनवरी 1968 ये तिथि याद रखिएगा। 26 जनवरी जब बात करते हैं राजकीय भाषा की, तो जो सबसे पहले बात करते हैं राजकीय भाषा, आपकी जो राजकीय भाषा है हिंदी, वो 26 जनवरी 1968। 26 जनवरी 1968 इसलिए याद है कि यहां से ये 26 जनवरी 1968 है। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालय में आधिकारिक रूप से ये घोषित कर दी गई थी कि यूपी के जो आधिकारिक कार्यालय हैं, आपके जितने भी ऑफिशियल थे, उनमें ऑफिशियली हिंदी भाषा का यूज होगा 26 जनवरी 1968 से। ये प्रथम राजकीय भाषा जब घोषित हुई ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये यहां से गिनी जाती है कि 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक राजकीय भाषा बनाई गई थी वो हिंदी बना दी गई थी। लेकिन इसके बाद जब दोबारा से बात होती थी फिर भी विद्रोह चालू रहा, तो यहाँ पे दूसरी जो तिथि आती है वो 1989 की बात करते हैं, और यहां से आपकी उर्दू भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में दर्जा मिला था। देखिए यहां अभी आपको मैंने केवल आधिकारिक भाषा, राजकीय भाषा, कैसे आधिकारिक भाषा डिक्लेयर की गई 26 जनवरी 1968, ये तिथि याद रखिएगा 26 जनवरी 1968 को, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोगों को अक्टूबर 1947 के बारे की जानकारी नहीं होती है कि ये चीज कैसे थी, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता के समय घोषणा की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के समय पूर्ण रूप से घोषणा नहीं की गई थी। जो आधिकारिक घोषणा की गई थी, यहां से हम लोग मानने लगे थे कि हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन आधिकारिक जो घोषणा हुई थी 26 जनवरी 1968 को हुई थी। और उसी समय से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालय में, जितने भी सरकारी कार्यालय थे आपके, उसमें हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया था। लेकिन 1989 में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आधिकारिक राजकीय भाषा की, तो उत्तर प्रदेश में 2 आधिकारिक राजकीय भाषा है। प्रथम आपकी हिंदी है, और प्रथम हिंदी राजकीय भाषा है, और द्वितीय भाषा आपकी उर्दू है। अब अगर इससे आगे की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की अभी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जब राजकीय चीजों की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या राजकीय चीजें हैं उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ देता है और बहुत लोगों को ये चीजें पता नहीं होती। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजकीय पशु, फिर आपका राजकीय पक्षी, फिर राजकीय पुष्प, ये 4-5 चीजें हैं आपकी। देखिए ये 4 से 5 चीजें आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, राजकीय प्रतीक, राजकीय खेल। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले आपका जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है, राजकीय पशु है जो आपका सारस है, और राजकीय पुष्प है जो आपका टेसु या पलाश का फूल है। राजकीय प्रतीक इसलिए महत्वपूर्ण है, राजकीय प्रतीक बहुत पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो लोगो है वो प्रतीक है आपका क्या है। अगर हम उसकी बात करते हैं, तो यहां पे बात करते हैं प्रतीक की, तो उसमें आपका
तीर और धनुष और 2 मछली एक गोले के अंदर आपका इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे आपका बीच में तीर कमान धनुष है, मतलब तीर और धनुष और 2 मछलियां हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय लोगो है। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं राजकीय खेल यूपी का राजकीय खेल भी हॉकी है, जबकि भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में अभी तक पूर्ण रूप से कहीं भी इसकी चर्चा नहीं मिली है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है या नहीं है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल हॉकी के बारे में हमें जानकारी जरूर है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो हॉकी है। तो अब सबसे पहले ये चीज विशेष है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। और एक चीज और, जब भी यूपी की बात करें, जब भी आप मेरी क्लास को वीडियो जब भी आप देख रहे हो तो उस समय अपने साथ में यूपी का मैप जरूर रखिएगा, क्योंकि मैप से बहुत चीजें क्लियर होंगी। तो अभी तो ये राजकीय चीजें रिलेटेड है, लेकिन जब नगर और आपके जनपद और इनकी बात करेंगे कि कहाँ कौन सा जनपद स्थित है, कैसी आधिकारिक भाषाएं, ये सब चीजें, तो उस समय आपको मैप बहुत वर्क करेगा, तो वो मैप जरूर साथ में रखिएगा। अगर राजकीय पशु की बात करते हैं तो वो है आपका बारहसिंगा। ठीक, अगर राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो वो है आपका सारस। और राजकीय पुष्प टेसु या पलाश। टेसु का पुष्प याद रखिएगा कि जब भगवान जगन्नाथ जी की आप सभी लोगों के घर में पूजा होती होगी, अगर आप हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं तो हिंदू धर्म में आपके भगवान जगन्नाथ जी की पूजा होती है, उसमें ये पुष्प बहुत काम आता है, उसमें ये पुष्प विशेष रूप से लगाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर प्रतीक की बात करते हैं, प्रतीक में आपका तीर धनुष और 2 मछली। एक वृत्त के अंदर, ये है आपका राजकीय खेल, ये हॉकी। ये राजकीय खेल की बात करते हैं। अब देखिए ये 5 चीजें आपकी ये हैं, इसमें ये आपको बहुत कम बताया जाता है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसके अलावा हम बात करते हैं आपकी, तो वो है आपका राजकीय वृक्ष। ये देखा होगा आपको, अक्सर ये पूछा जाता है राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष जो है आपका वो अशोक का पेड़ है। ये आपका कुछ राजकीय से रिलेटेड था कि उत्तर प्रदेश में राजकीय क्या चीजें हैं, क्या चिन्ह हैं, क्या क्या राजकीय हो सकता है, मतलब ये आपके 5 से 6 हैं, ये आपके राजकीय प्रतीक, राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, ये विशेष है। तो अगर इसको हम देखें तो ये 1 मिनट में भी आपको याद कर सकते हैं। इनमें ज्यादातर चीजें आपके दैनिक जीवन में देखी हुई होती हैं। सारस को भी आपने देखा होगा, बारहसिंगा आप अक्सर टीवी में देखते होंगे। टेसु पलाश, इसके बारे में आपको बताया कि भगवान जगन्नाथ जी की आपकी जो पूजा होती है उसमें लगता है। तीर धनुष 2 मछली एक वृत्त के अंदर, ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके सरकारी कार्यालय हैं, आप अपने जनपद के किसी भी आधिकारिक कार्यालय में जाते हैं, चाहे वो जिलाधिकारी कार्यालय हो, चाहे वो मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय हो, वहां आपको एंट्री करते हैं सामने सबसे पहले यही आपको लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल उत्तर प्रदेश का लोगो है। अब राजकीय खेल है जो आपका वो हॉकी है, राजकीय वृक्ष जो है यूपी का वो अशोक का पेड़ है। तो ये बात हुई राजकीय से रिलेटेड। अब अगर हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, देखिए विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूपी में सबसे ज्यादा जो है आपके लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। ये सब कुछ मैंने आपको पूरे के वीडियो में जानकारी दी गई थी। तो लोकसभा में आपकी, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। तो यूपी में जो आपकी विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की 403 प्लस 1 और विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं। इसके बाद बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा में आपकी हैं सीटें 80। राज्यसभा की बात करते हैं अगर तो 31, ये याद रखिएगा। अब देखिए ये बताने का केवल एक रीजन था, ये सभी जानकारी आपको पता है, लेकिन इसके बाद जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर हम सबसे ज्यादा बात करते हैं विधानसभा की बात करते हैं, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हो चुके हैं, क्योंकि और विधानसभा के चुनाव भी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं यूपी में। जब 5 राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे, उसके बाद में विधान परिषद के चुनाव हुए थे। तो यूपी में जो अगर बात करें सबसे ज्यादा सीटों वाला अगर कोई जनपद है, यूपी में विधानसभा वाला सबसे
ज्यादा सीटों वाला जनपद। सबसे ज्यादा सीटों की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा सीटें आपकी जो हैं वो आपकी हैं कहां से? प्रयागराज से। प्रयागराज में कितनी सीटें हैं? प्रयागराज में आपकी 12 सीटें हैं। प्रयागराज में 12 सीटें हैं। और आपको याद होगा प्रयागराज के पास आपका एक क्षेत्र पड़ता है कौशाम्बी। कौशाम्बी, इससे पूर्व में आपके जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम थे केशव प्रसाद मौर्य जी, वो आपके थे। वर्तमान में वो इस समय विधानसभा सदस्य हैं। तो वो पूर्व में इसके पहले एक बार सांसद थे, जब उन्होंने अपनी सांसद जो है लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। और इस्तीफा देने के पश्चात वो पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम पूर्व में घोषित हुए थे, बाद में विधान परिषद का चुनाव उन्होंने लड़ा था, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि 6 महीने के अंदर आपको किसी एक सदन का जो है सदस्य जरूरी है। तो उसके लिए उन्होंने विधान परिषद का चुनाव लड़ा था। अब अगर ये बात होती है सबसे ज्यादा सीटों की, अब सबसे ज्यादा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर सीटें हो गई आपकी प्रयागराज की, लेकिन बात करते हैं सबसे कम सीटों वाले जनपद की, तो सबसे कम सीटों वालों में एक्चुअली में कंफ्यूजन ये होता है कि प्रयागराज केवल एकमात्र ऐसा आपका जनपद है जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं। लेकिन जब बात करते हैं सबसे कम सीटों की, तो सबसे कम सीटों वाले आपके 3 जनपद थे। और जो आपके 3 जनपद थे वो आपके श्रावस्ती, चित्रकूट और शामली, ये 3 जनपद थे। अगर हम इनकी बात करें, देखिए सबसे ज्यादा सीटें ये थी, श्रावस्ती और चित्रकूट और शामली, ये 3 जनपद आपके सबसे कम सीटों के हैं। सबसे कम सीटों के लिए बात करें अगर, तो यहां पे आपका श्रावस्ती, चित्रकूट और शामली, इन तीनों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये 3 जनपद हैं। और इन 3 जनपद में अगर बात करते हैं सीटों की, तो सीटें इन 3 जनपद में 2-2 हैं, लेकिन जनपद 3 है आपके, ये जनपद 3 है और सीटें यहां से 2 हैं। प्रत्येक जनपद में 2 सीटें हैं। ये आपका विशेष इसलिए है क्योंकि कंफ्यूजन यहां होता है 3 और 2 में, कि जनपद 3 है और सीटें 2 हैं, या 2 जनपद है 3 सीटें हैं। तो ये डाउट अपने मन में न लाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जनपद है आपके वो 3 है और जो सीटें हैं सभी जो है इन तीनों जनपद में वो 2-2 सीटें हैं। तो ये बात ये हो गई। अब अगर हम बात करते हैं, ये हो गई आपकी सीटों की बात। अब सीटों से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, तो सीटें जो है वो विधानसभा की सीटों की बात कर ली गई। अब एक चीज और, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मंडल की। अब अगर मंडल की बात करते हैं तो देखिए मंडल में विशेष रूप से इसलिए मंडल इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपके जो उत्तर प्रदेश में जो मंडल है, उत्तर प्रदेश को आपको जो मंडल में बांटा गया था वो आपको लगभग 18 मंडल में बांटा है। उत्तर प्रदेश में जो टोटल मंडल है वो आपके 18 मंडल है। 18 मंडल विशेष नहीं है, विशेष इसलिए है कि जो 18वां मंडल आपका बनाया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यूपी में 18वां मंडल बनाया गया था वो इंपॉर्टेंट होता है। तो 18वां मंडल जो आपको बनाया गया था वो आपका अलीगढ़ जनपद है। तो अलीगढ़ आपका 18वां मंडल था। अलीगढ़ सबसे नवीन मंडल है। अलीगढ़ सबसे नवीन मंडल है। अब अलीगढ़ सबसे नवीन मंडल है। देखिए अब यहां बात करते हैं क्योंकि वो चीज इतनी विशेष नहीं है, वो केवल आपकी जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है। अब अगर एक विशेष से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं 18 मंडल आपके हैं और सबसे नवीन उसमें था आपका अलीगढ़ मंडल। अब सबसे नवीन आपका अलीगढ़ मंडल तो हो गया था, लेकिन जब बात करते हैं सबसे ज्यादा कौन से ऐसे जनपद है, मतलब सबसे बड़े मंडल की और सबसे छोटे मंडल की, तो सबसे बड़े मंडल में भी आपके लगभग 4 से 5 जो है, यहां पे 4 से 5 आपके मंडल हैं। और सॉरी, सबसे छोटे मंडल में आपके 4 से 5 मंडल हैं, जबकि सबसे बड़े जिसमें सबसे ज्यादा जनपद हैं, लगभग 6 जनपद हैं, वो आपका कानपुर, लखनऊ और मेरठ है। कानपुर, लखनऊ और मेरठ मंडल में आपके लगभग जो है वो आपके 6-6 जनपद हैं। जबकि अगर सबसे कम की हम बात करते हैं तो सबसे छोटे आपके जो है आजमगढ़, श्रावस्ती, मिर्जापुर और सोनभद्र, इस टाइप से हैं। लगभग 6 जनपद हैं और उसमें 3-3, मतलब 3 से 4 जनपद हैं, 3 जनपद हैं।
3 जनपद आपके विशेष हैं, सबसे छोटे छोटे, सब में 3-3 जनपद हैं। जिसमें देखिए अगर सबसे ज्यादा की बात करें उसमें आपके 6 जनपद हैं, और सबसे कम की अगर बात करें तो उसमें 3 जनपद हैं। सबसे ज्यादा 6 जनपद वाले आपके जो मंडल हैं वो आपके 3 जनपद हैं, कानपुर, लखनऊ और मेरठ मंडल। और अगर सबसे कम की बात करते हैं तो श्रावस्ती, आजमगढ़ और आपका मिर्जापुर, इस तरीके से लगभग 6 जनपद हैं। तो यहां पे ये चीजें हैं। अब इनकी अगर बात करते हैं, ये सबसे कम और सबसे ज्यादा की ये बात हो गई। लेकिन अब अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम यहां से आगे बढ़े, देखिए आपको सभी पता है कि ज्यादातर आपके जो जनपद हैं उनके मुख्यालय उन्हीं के नाम से हैं। जैसे कानपुर है तो कानपुर का नाम कानपुर है, लखनऊ है तो लखनऊ है, अगर इलाहाबाद है मतलब प्रयागराज, अभी नवीन नाम उसका प्रयागराज हो चुका तो प्रयागराज है। लेकिन कुछ जनपद ऐसे हैं जिनका नाम अलग है और उनके मुख्यालय अलग हैं। तो ये विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को जनपद के नाम से उनके मुख्यालय याद होते हैं। तो मुख्यालय जैसे ही मान लीजिए आपसे आया कि कुशीनगर का मुख्यालय क्या है, तो आपने कुशीनगर के साथ में ऑप्शन में आपने कुशीनगर देखा तो आपने कुशीनगर को हिट कर दिया, जबकि कुशीनगर का मुख्यालय पड़रौना है। तो इसी तरीके से 4 से 5 आपके जनपद हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर नोट कर लीजिएगा। ये मंडल है। अब मंडल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मंडल में जो प्रमुख मंडल हैं उन जनपद के प्रमुख मुख्यालय 4 से 5 हैं, ये आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद जब हम बात करेंगे तो वो हम बात करेंगे आपकी यूपी में जो आपका रिसेंटली आने वाला है नगर निगम का चुनाव, उसकी हम बात करेंगे। तो अगर हम ये बात करते हैं तो देखिए, अब अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था कि प्रमुख जनपद और उनके मुख्यालय। तो अगर हम जनपद की बात करें तो सबसे पहले आपका कुशीनगर। कुशीनगर की अगर हम बात करें तो कुशीनगर का जो आपका मुख्यालय है वो आपका है पड़रौना। ये विशेष इसलिए है, ये ना ध्यान रखिएगा कि कुशीनगर का कुशीनगर है, मतलब ये आपका मुख्यालय है। और ये आपका जनपद। देखिए ये अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कुशीनगर की बात करते हैं तो कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो पड़रौना है, और जालौन का मुख्यालय उरई। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कानपुर देहात, कानपुर देहात का इसलिए इंपॉर्टेंट है, कानपुर देहात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर माती है। आपका कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो आपका अकबरपुर, कहां गया, कानपुर का मुख्यालय आपका अकबरपुर माती है। कानपुर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम बात करें माती की तो ज्यादातर लोगों को यह पता होता है कि कानपुर देहात का मुख्यालय माती था, तो वो माती को हिट कर देते हैं, जबकि नवीन आपका जो घोषित किया गया है मुख्यालय वो आपका अकबरपुर है, क्योंकि कानपुर देहात पूर्व में नाम जाना जाता था। अब अगर हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर अगर होता है तो वो आपका अकबरपुर चल रहा है। अब अगर अकबरपुर की हम बात करते हैं तो इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अलावा जो अकबरपुर है वो आपका अंबेडकर नगर का भी मुख्यालय आपका अकबरपुर है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि पूछा कानपुर का जाता है, और जब ये देगा कानपुर देहात, अगर कानपुर देहात का मुख्यालय पूछा जाएगा आपका तो वहां पे अकबरपुर माती दिया जाएगा, और यहां पे दिया जाएगा अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर। तो इन दो में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई थी। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये आपके विशेष था, और विशेष के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो बात होती है क्योंकि जनपद जो है वो आपका गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर से मुख्यालय नहीं है, मुख्यालय जो इसका है वो आपका नोएडा के नाम से है, नोएडा के नाम से है इसका मुख्यालय। तो ये 5 विशेष हैं, ये 5 विशेष जनपद थे, और जिनके मुख्यालय इनके नाम से ना होकर के
जनपद लगभग आपके 8 से 9 हैं, लेकिन जो विशेष है मैं वही बता रहा हूं, क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए जो चीजें महत्वपूर्ण है वही चीजें आप सभी को बताई जा रही हैं कि कैसे वो चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं, अब अगर इसके बाद हम बढ़ते हैं, देखिए अब उत्तर प्रदेश की ये आपकी जनपद से रिलेटेड कुछ जानकारी थी वो आपको दी गई। अब अगर इसके बाद हम आगे बढ़े, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं अब यहां से आपका अभी रिसेंटली कुछ दिनों के बाद आपका नगर निगम का चुनाव है उत्तर प्रदेश से। देखिए क्रम से चीजें बढ़ रही हैं कि आपका पहले सबसे पहले जनपद के मुख्यालय, उनमें से नवीन नाम के कौन से मुख्यालय होते थे उनके बारे में आपको जानकारी दी गई। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं तहसील स्तर की, तहसील के बाद नगर निगम। तहसील अगर हम बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपकी तहसील है, यूपी की बात चल रही है, तो अगर हम तहसीलों की बात करें तो वो आपके लगभग 351 है। और तहसील के साथ अगर हम बात करें जिला पंचायत, तो जिला पंचायत आपकी 75 है। 75 इसलिए है, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि 75 ही जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, आपके 75 जनपद हैं और 75 जनपद में ही आपके जो तहसील हैं वो 351 है और जिला पंचायत जो आपकी 75 है। 75 ही आपके जनपद मुख्यालय हैं और 75 ही आपकी जिला पंचायत है। अब अगर इससे बाद हम बात करते हैं, अब अगर इसके बाद बात करें तो बात करते हैं नगर निगम की। नगर निगम की इसलिए बात महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये चुनाव अभी हैं। ये नगर निगम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रिसेंटली चुनाव है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जरूर हिट करेगा एग्जाम में, वो चाहे आपसे नगर पंचायतों की संख्या पूछ ले या सबसे ज्यादा नगर निगम पूछ ले कि टोटल नगर निगम कितनी है आपकी या नगर पंचायत कितनी है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है। अब अगर हम बात करते हैं नगर निगम की, तो नगर निगम आपके उत्तर प्रदेश में है, वो है आपकी 17। ये 17 महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों को यहाँ पे या तो 16 का कंफ्यूजन होता है या 18 का कंफ्यूजन होता है कि 18 है, वर्तमान में 18 हो गई हैं, 16 थी अब 18 हो गई, लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है कि 17 जो है आपकी नगर निगम है। और जो आपकी सबसे नवीन नगर निगम बनी थी वो आपकी शाहजहांपुर बनी थी, शाहजहांपुर, ये आपकी सबसे नवीन है, ये नवीन नगर निगम, नवीन नगर निगम है आपकी वर्तमान में शाहजहांपुर, जो 2018 में बनाई गई थी, तो 2018 में डिक्लेयर की गई थी। तो उस परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए नगर निगम आपके बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम नगर निगम की बात करते हैं तो नगर निगम के बाद अगर हम बात करें ब्लॉक की, तो उत्तर प्रदेश में जो आपके ब्लॉक हैं वो 825 हैं। अगर बात करते हैं यहां पे ब्लॉक, तो ब्लॉक लगभग पूरे यूपी में 825 हैं और ब्लॉक तो ये है, इसी के साथ क्षेत्र पंचायतों की अगर हम बात करें, ये भी आपकी लगभग 825 है। मतलब ब्लॉक स्तर की अगर हम बात करें तो ब्लॉक आपके 825 हैं और उसमें जो क्षेत्र पंचायतों की संख्या है वो भी 825 है। तो ये कुछ आपकी जानकारी थी उत्तर प्रदेश के नगर निगम और पंचायतों से रिलेटेड कि आपकी कितनी क्षेत्र पंचायत हैं, कितने आपके नगर निगम हैं और कितनी आपकी जिला पंचायत है, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव पूर्व में पिछले साल हुआ था आपका लास्ट ईयर, और अभी जो आपका रिसेंटली चुनाव होना है वो आपके नगर निगम का चुनाव होना है। नगर निगम की जो संख्या है वो वर्तमान में 17 है। सबसे नवीन जनपद जो है, सबसे नवीन नगर निगम जो है आपकी वो शाहजहांपुर बनाई गई थी। अब शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आपके चुनाव हो चुके हैं। ये आपकी बात थी नगर पंचायत के चुनाव से रिलेटेड। अब अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की बात, देखिए यूपी स्पेशल सीरीज चल रही है। अब यूपी स्पेशल में हमारी ये तो डायरेक्शन की बात चल रही थी, कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, बट उसके बाद उत्तर प्रदेश की दृष्टि से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है वो आपको मैंने बताया। राजकीय, उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्रतीक राजकीय, जैसे राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, ये चीजें मैंने आपको बताई। अब अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं यूपी में राष्ट्रपति शासन की।
उत्तर प्रदेश में अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें अभी तक, तो सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि जब विभिन्न दलों के साथ परिचर्चा नहीं हो पाती है, संगठन नहीं बन पाता है, तो सरकार गिर जाती है। तो सरकार गिरने के बाद जब अगर ऐसी स्थिति में या तो चुनाव होते हैं 6 माह के अंदर, या तो चुनाव हो जाएंगे, या फिर अगर किसी सदन में अगर 2 पार्टियों के मध्य समझौता हो जाता है, जैसा अभी हाल ही में आपने देखा होगा महाराष्ट्र चुनाव में हुआ कि महाराष्ट्र में पहले आपके उद्धव ठाकरे जी आपके मुख्यमंत्री थे, लेकिन कुछ दल बदल की वजह से, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, दल बदल कानून भी वहां नहीं लागू हुआ, क्योंकि दल बदल कानून के लिए 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है, लेकिन 2/3 सदस्य शिंदे जी के पास ऑलरेडी थे। ये चीज थोड़ी नई थी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के बारे में बता रहा था आप लोगों को, तो इसलिए मैंने महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र किया। महाराष्ट्र के चुनाव में जैसा आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के चुनाव में पूर्व में जो आपकी सरकार थी वो आपकी उद्धव ठाकरे की, और जो है उद्धव ठाकरे और आपके शरद पवार जी और कांग्रेस, मतलब राकपा और महाराष्ट्र की शिवसेना, और उसके अलावा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। उसमें से जो आपके शिवसेना के विधायक थे, उसमें बागी विधायक जिनको कहा जाता है, उनके जो नेता थे शिंदे, 2/3 सदस्यों के साथ गए थे। इसलिए देखा होगा वहां पे दल बदल कानून नहीं लगा। अगर 2/3 से कम सदस्य होते तो दल बदल कानून लगता और इनकी जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी जाती, मतलब ये अयोग्य घोषित कर दिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वर्तमान में इनके साथ 39 से 40 विधायक थे, तो इसलिए ऐसी चीज लागू नहीं हुई और इन्होंने बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार बनाई है। जबकि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी, फिर भी शिंदे जी, मतलब एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए और देवेंद्र फडणवीस ये आपके वहां जो है डिप्टी सीएम बनाए गए थे। अब ये चीज हो चुकी। अब बात करते हैं, अगर ये चीज वहां पे नहीं हुई होती तो अगर राज्यपाल चाहते तो वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते थे, वो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये सरकार बनी वहां पे। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको लिखी थी महाराष्ट्र चुनाव से रिलेटेड। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूपी में, यूपी की अगर बात करें तो यूपी में सर्वाधिक सबसे ज्यादा 10 बार आपका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जो अपने आप में सबसे ज्यादा बार है। सबसे ज्यादा बार होने के साथ अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बार की, तो जो अंतिम बार लगा था वो आपका फरवरी 2002 से मई 2002, ये सबसे अंतिम बार लगा था। ये सबसे अंतिम बार आपका यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन लगा था क्योंकि जब सरकार नहीं बन पा रही थी तो उसमें राज्यपाल की संस्तुति पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो जो वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री हैं वो श्री जो है आदित्यनाथ योगी जी हैं। आदित्यनाथ योगी इसलिए क्योंकि उनका जो ऑफिशियल नाम है वो योगी आदित्यनाथ नहीं है, वो आदित्यनाथ योगी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ विशेष, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करते हैं, देखिए नोट करते रहिएगा सभी लोग। और अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, देखिए ये सभी को पता होगा, यूपी की ही बात चल रही है, अन्य राज्यों की ना लीजिएगा। देखिए ये चीज तो सबको पता होगी कि हाँ ये क्यों जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैं बताना इसलिए चाह रहा था क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी जी थी। तो ये अगर इनकी हम बात करें, सुचेता कृपलानी जी तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, लेकिन पहले महिला मुख्यमंत्री होने के साथ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा है कि ये पहली महिला मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये देश के किसी राज्य की
प्रथम महिला ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है जब बात ये चीज मैच करती है। इसलिए परीक्षा को देखते हुए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि जो देश के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो आपकी सुचेता कृपलानी जी थी, और वो उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रथम राज्यपाल आप सभी को पता होगा कि सरोजिनी नायडू जी प्रथम राज्यपाल थी आपकी। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं पहली महिला मुख्यमंत्री, अब तक यूपी में केवल 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, इनके अलावा देखिए एक नाम आपके ऊपर लिखा है सुचेता कृपलानी जी, और दूसरे नाम की अगर हम बात करें ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। ये अभी तक की उत्तर प्रदेश के इतिहास में 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, वो है आपकी सुचेता कृपलानी जी और सुश्री मायावती जी। जैसे अभी तक की बात करें, जब इतिहास में बात करते हैं, जब ये चीजें बात कर रहे हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति, इसके पूर्व में आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था, तो अभी तक केवल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पूरे भारत देश की प्रथम महिला आपकी राष्ट्रपति थी। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में केवल अब तक 2 मुख्यमंत्री हुई हैं, सुचेता कृपलानी जी और सुश्री मायावती जी। लास्ट मायावती जी थी, मायावती जी के बाद आपके जो है अखिलेश यादव जी बने थे, अखिलेश यादव जी के बाद फिर से आपके योगी जी कंटिन्यू है, दूसरी बार उन्होंने। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री के द्वारा पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार सरकार बनाई गई है, तो वो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मतलब आदित्यनाथ योगी जी। ये थी आपकी विशेष बात। अब अगर उत्तर प्रदेश से देखिए, यहां से आपकी उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक चीजें थी वो आपकी समाप्त हुई। अब राजनीतिक चीजों से हट के अगर उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि ऐसे वीडियो ज़्यादा बहुत बड़ी हो रही है तो कुछ चीज़ें विशेष बताते हुए क्लास को ओवर करेंगे। तो देखिए अब अगर इसकी बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मौसम सबसे ज़्यादा अनुकूल होता है। अगर वर्षा के दृष्टि से देखें या आपकी ग्रीष्म ऋतु देखें या शीत ऋतु की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऋतुओं का मौसम होता है। और यहाँ पे बात करें तो जब गर्मी की बात होती है तो बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है, और जब ठंडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठंडी भी होती है। तो अगर सबसे ज़्यादा गर्मी के लिए अनुकूल समय देखा जाए तो वो आपका जून होता है। जैसा सभी लोगों को पता है कि जून माह में बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वो है सबसे गर्म स्थान। यूपी की बात चल रही है, यूपी में अगर सबसे गर्म स्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कहीं गर्म पड़ती है तो वो है आपका आगरा। आगरा के साथ साथ अगर हम बात करें तो वो है बुंदेलखंड का क्षेत्र। आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ पे बारिश कम होती है। और यहाँ से बारिश की अगर हम बात करें, देखिए सबसे ज्यादा यहाँ गर्मी की तो बात कर दी, और जो यहाँ पे अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर आपका लिया गया है वो 49.2 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ का अभी तक का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। और ये अगर तापमान की बात करें तो ये इसी साल दर्ज किया गया है, इसी साल मतलब 2022 में ये दर्ज किया गया था। इसके पूर्व में आपका 49.1 था, 49.1 डिग्री सेल्सियस, ये आपका 2020 में दर्ज किया गया था कि सबसे ज़्यादा जब टेम्परेचर था। ये उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर की बात है कि सबसे जो गर्म स्थान है। अब गर्म स्थान क्यों होता है? गर्म स्थान इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ इसलिए पड़ती है क्योंकि ये कर्क रेखा के सबसे समीप जो है अवेलेबल है, मतलब सबसे समीप जो है स्थित है
इसलिए होता है। अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है सबसे समीप है। और उसकी बात करें, क्योंकि आगरा के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से कुछ क्षेत्र आपका एमपी लग जाता है, तो एमपी भी यहाँ से बहुत समीप है मध्य प्रदेश, और वहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का जो रीजन है। अब अगर हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब गर्मी होती है मतलब बारिश बहुत ठीक ठाक नहीं होती है, बारिश सबसे कम होती है, तो अगर बात करें सबसे ज्यादा बारिश की, देखिए सबसे ज्यादा बारिश ना लिख करके वर्षा लिखते हैं, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई में जिस शब्द का प्रयोग होना चाहिए वो बहुत अनुकूल होना चाहिए आपकी जो है एजुकेशन से रिलेटेड। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो आपकी होती है गोरखपुर। गोरखपुर भी महत्वपूर्ण है। गोरखपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपके आदित्यनाथ योगी जी का क्षेत्र है और यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का मठ है स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप याद भी आसानी से रख सकते हैं कि जहाँ से बाबा जो है बाबा कह सकते हैं, क्योंकि वो मठ के महंत भी हैं और पीठाधीश्वर भी हैं आपके आदित्यनाथ योगी जी। उस मठ के जो पीठाधीश्वर हैं वो आदित्यनाथ योगी जी हैं गुरु गोरखनाथ के। अब अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा वर्षा की, ये गोरखपुर है। अब अगर हम बात करें सबसे कम वर्षा, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं आगरा। अब ऊपर का रफ करते हैं, चीजें समझाते हैं। ठीक है, चीजें रट कर नहीं सीखनी चाहिए, चीजें सीख करके अगर आपके मन में बैठती हैं तो वो चीजें कभी आपके माइंड से नहीं निकलती हैं। अगर आप रटेंगे तो कुछ चीजें कुछ समय के बाद अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, अगर आप उनका रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें आपकी ब्रेन वॉश हो जाएंगी और माइंड में नहीं रहेंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, हम मैंने लिखा सबसे ज्यादा बारिश होती है वो आपके गोरखपुर में होती है और सबसे कम बारिश जो होती है वो आपके आगरा क्षेत्र में होती है। आगरा क्षेत्र की याद रखिएगा कि जो आपके एग्जाम में आता है वो यहाँ पे आगरा के अलावा मथुरा झांसी भी आपके विकल्प में दिया जाता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे झांसी लगा देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। केवल आगरा है आपका। सबसे कम बारिश की बात अगर हम करेंगे तो वो आगरा में होती है, जबकि सबसे ज्यादा वर्षा जो आपकी होती है वो आपके गोरखपुर में होती है। अब ये आपकी थी आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ बात। यूपी स्पेशल के सीरीज में भौगोलिक इतिहास जो उत्तर प्रदेश का है ये मैंने आपको बताया था पूरे की क्लास में, और उसके बारे में जो राजकीय चीजें थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वो आज की क्लास में आपको बताई गई। साथ ही साथ कुछ विशेष चीजें आपको बताई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में आपको जानकारी दी गई। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें आपके जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख अगर हम बात करें तो पश्चिम बिहार और यूपी की प्रमुख नदियां, मतलब दो चीजें होंगी। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 6 लेक्चर में आपको पूरा यूपी स्पेशल तैयार करवा दूंगा, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें यूपी के प्रमुख पश्चिम बिहार, पूर्व में देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, और प्रमुख नदियां। जब नदियों की हम बात करेंगे तो नदियों के साथ साथ जो प्रमुख बांध और इसके अलावा जलप्रपात, मतलब ये चीजें नेक्स्ट की क्लास में आपको मिलेंगी। क्योंकि यूपी स्पेशल को 6 लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि मैं 6 लेक्चर में इसको फिनिश करके आपको प्रिपेयर करवा दूंगा। तो क्लास हो सकता है थोड़ी सी जो है ज़्यादा लंबी होती है कि 45 मिनट से ज़्यादा की क्लास हो सकती है, तो इन चीज़ों से ना घबराइएगा। लेकिन जो चीज़ें आपको मिलेंगी यूपी से रिलेटेड, जैसे नेक्स्ट क्लास में आपको पश्चिम बिहार, प्रमुख नदियां, बांध और जलप्रपात, उत्तर प्रदेश से जो जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से, वो सभी आपको नेक्स्ट के वीडियो में मिलेगा कि हाँ। और एक चीज़ आपसे प्रॉमिस है, जब आप अपना लेखपाल का एग्जाम दे करके आएंगे और उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ इस प्लेटफॉर्म से पढ़ा है। और इस प्लेटफॉर्म का पढ़ने का मीन्स ही यही है कि अगर आपकी स्टडी विद श्लोक में पढ़ रहे हैं तो कुछ विशेष पढ़िए, क्योंकि YouTube में बहुत चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसमें हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि परीक्षा की दृष्टि से हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, केवल इस प्लेटफॉर्म पे आपको वही चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। क्योंकि पढ़ने को तो हम बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें बुक से नहीं पढ़ी जा सकती हैं, और अगर हम बुक से ही पढ़ें तो बहुत ज़्यादा होता है मैटर, तो इतना आपके परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए इंपॉर्टेंट नहीं होता है।
उसमें जो जो प्रमुख इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी मैं आप सभी के लिए लेकर के आता हूं और कोशिश करता हूं कि आसान भाषा में आपको समझाऊं। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करिएगा, स्पेशली उन लोगों को जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली 24 जुलाई को उनका लेखपाल का एग्जाम है। उस एग्जाम के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, और इस क्लास को मैक्सिमम लोगों को शेयर करिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।